नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। हुँ। कार्यक्रम को मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि अगर वे अभी तक नई परख चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे इसके साथ जुड़ें और हमारे कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियाँ दें। अभय सर नमस्कार। नमस्ते। कल हम लोगों ने बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा की थी, खासतौर जी, पे जी। जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसके संदर्भ में। जी, आज सी वोटर का एक सर्वे आया है तो मुझे लगा कि उस पर भी हमारी बातचीत होनी चाहिए। जी, जी। सर्वे में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने कार्यकाल के अधिकांश समय में या नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल के अधिकांश समय में लोकप्रियता के एक शिखर पर रहे हैं। हमेशा ये जी, माना जाता है कि वो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। देश में भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते थे। सी जी। वोटर ने निष्कर्ष निकाला है कि आज के दौर में हुँ, 41% लोग यह चाहते हैं या उससे हुँ, थोड़े ज़्यादा ही कि जो तेजस्वी हैं वो मुख्यमंत्री बने और हुँ, नीतीश कुमार की लोकप्रियता काफ़ी नीचे आ गई है। 22 से लेके 23 प्रतिशत के लोग ही उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हुँ, 50% लोग सरकार से नाराज़ बताए जाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से प्रशांत किशोर को काफ़ी सारे लोग चाहते हैं, तकरीबन 15% के आसपास कि वो मुख्यमंत्री बने। हुँ, हर सर्वेक्षण की अपनी सीमाएँ होती हैं, लेकिन फिर भी वो हुँ, एक संकेत ज़रूर देता है। हुँ। सी वोटर के सर्वेक्षण के संदर्भ में हम बिहार की राजनीति के बारे में किस तरह का निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए ये जो यशवंत देशमुख ने जो सर्वेक्षण किया है, मेरे ख़्याल से ये बहुत ही मानीखेज सर्वेक्षण है। हम लोगों को इस सर्वेक्षण को अच्छी तरीके से डिकोड करना चाहिए, इसका तात्पर्य निरूपण हमें करना चाहिए। इससे पहला संदेश तो ये मिलता है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व से थक चुकी है। ये सवाल ये नहीं है कि वो बीमार हैं या वो बूढ़े हो गए हैं या वो धीमे चलते हैं या उनकी याददाश्त गड़बड़ा गई है या वो अजीबो-गरीब बयान देने लगे हैं। आम जनता इस प्रकार की बातों से प्रभावित नहीं होती। ये तो हम लोगों राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा की विषय होती हैं बातें ये। हुँ। आम लोग इससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन लोगों को ये ज़रूर लगने लगा है कि भई अब बहुत हो गया। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा बहुत हो गया। और ये जो आंकड़ा है कि नीतीश कुमार को केवल 22 से 23% लोग ही मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को 41% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं और प्रशांत किशोर को 15% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं। कुछ नंबर शकुनी चौधरी के पक्ष में भी उनके पक्ष में भी जा रहे हैं। जी, जी, हाँ। जी, उनके सम्राट पक्ष चौधरी, हाँ। सम्राट चौधरी, उनके बेटे सम्राट चौधरी के पक्ष में भी जा रहे हैं। ये इससे भारतीय जनता पार्टी को भी संकेत मिल रहा होगा। ये केवल हम ही लोग नहीं संकेत ले रहे हैं। भाजपा को भी इससे संकेत प्राप्त हो रहा होगा। भाजपा की भी समझ में आ रहा होगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के वायदे के साथ चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल भाजपा के सामने भी है। और इस बात को नीतीश कुमार के लोग भी समझ रहे होंगे, इसीलिए उनकी तरफ से ये बात उठाई जा रही है कि भाई आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कीजिए। भाई नीतीश कुमार के बेटे ने 2 बार ये सवाल उठाया है। वो जनता दल यूनाइटेड के कोई पदाधिकारी नहीं है, सरकार में भागीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं और आमतौर पे सत्ता की राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन आजकल उनके राजनीति में वापस आने की चर्चा हो रही है, तो एक तरह से वो अघोषित रूप से बिहार की राजनीति के खिलाड़ी के रूप में उभर आए हैं। अब पत्रकार उनके पास जाते हैं, पहले तो वो कह देते थे कि हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अब तो वो टिप्पणियाँ दे रहे हैं, उनकी टिप्पणियाँ उनकी वीडियो क्लिप आ रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि भई जब उनसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी राय क्या है? क्या वो आपको पसंद है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ, वो अब हमारे गठबंधन में है वो। लालू यादव के बारे में पूछा गया, उन्होंने हाँ, मैं बिल्कुल पसंद है, वो हमारे अंकल हैं। अब इन दोनों बातों में कितना फ़र्क है? नरेंद्र मोदी को वो इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो गठबंधन में है। लालू यादव तो उनके गठबंधन में नहीं है, सरकार में उन्हीं विरोध में है, लेकिन वो उनके अंकल हैं, उनको ज़्यादा पसंद है। तो बिहार की राजनीति में ये जो स्थिति है और साथ में जो सी वोटर का ये जो सर्वे आया है, मुझे लगता है कि काफ़ी एनडीए की राजनीति इसमें काफ़ी तनाव की शिकार होगी। क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर 41% लोग कह रहे हैं, 41% बहुत बड़ी संख्या है। एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पर नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता रहा है और वो पिछले 20 वर्ष से लगातार मुख्यमंत्री हैं।
तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, एक बार नहीं, दो बार। और भाजपा न जाने कितने बार उन्हें मुख्यमंत्री बना चुकी है, गिनती भी याद नहीं है उसकी हम लोगों को। उसमें तेजस्वी यादव अगर लोकप्रियता में नीतीश कुमार से लगभग दूनी स्थिति में मौजूद हैं, तो ये तो बिहार की, इससे लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ करवट लेने की स्थिति बन रही है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा बिहार की राजनीति में जिसके बारे में अभी सोचना मुश्किल है। इसमें आप ध्यान कीजिए, जब महागठबंधन में चले गए थे अभी नीतीश कुमार कुछ दिन पहले, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इन सब चीजों से भी तेजस्वी की रेटिंग बढ़ी होगी। भाई लोगों से पूछा है, आप लोग सोच रहे होंगे भाई, जब नीतीश कुमार भी उस बंदे को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं और वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मुख्यमंत्री पद के चेहरा भी घोषित किया जा चुका है तेजस्वी को, तो ये सब चीजें तेजस्वी के पक्ष में जाती हैं। अब ये सब वोटों की गोलबंदी के मामले में क्या क्या रूप लेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार जी के बारे में एक समझ ये लोगों की बनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। खासतौर पे जब 2020 में उनकी काफी कम सीटें रह गईं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तब, और जिस तरीके से उन्हें वो बार-बार इज्जत देते हैं और उनके प्रति एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि वो लाडला मुख्यमंत्री हैं। तो क्या ये बात सच है या राजनीति में हमें इस तरह की बातों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर नहीं देखना चाहिए? कुल मिलाकर हितों के सामंजस्य का मामला है। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी को ये पता है कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बने रहना है तो बिहार की 40 सीटों में अब वो बुरी तरह हार जाएं, ऐसी स्थिति वो नहीं आने देना चाहते। वो विधानसभा चुनाव में भाजपा अकेले दम पे उभरे, वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाए, इसकी इस कसौटी पर वो जो है वो अपने प्रधानमंत्रित्व को दांव पे नहीं लगा सकते। इसलिए वो हमेशा नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में प्रधानता देते हैं। नीतीश कुमार को भी ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरा सबसे बड़ा एलाई, सबसे बड़ा जो मेरा समर्थक है, वो नरेंद्र मोदी नाम का शख्स है। क्योंकि बाकी सब लोग तो नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार को भीतर से काट रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे भाजपा में। लेकिन नरेंद्र मोदी, जब उनको 43 सीटें रह गई नीतीश कुमार की, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में फिर से उनको बराबर की सीटें दी। उसमें नीतीश का प्रदर्शन भी अच्छा रहा उसके अंदर। लेकिन आपके विधानसभा चुनाव में अब जब सीटों का बंटवारा होगा तब देखते हैं कि क्या पिछले विधानसभा चुनाव में 115 सीट मिली थी जेडीयू को और 110 सीटें मिली थी बीजेपी को। उसमें जेडीयू का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था और बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्यादा सीटें मांगे। भाजपा इनसे कहे कि भाई हम 140 सीटें तक लड़ेंगे, आप कम सीटें लड़िए। देखिए क्या होता है इसमें, ये सब देखने वाली बात है। उस वक्त नीतीश को जो नरेंद्र मोदी का समर्थन है वो क्या रंग लेता है। नरेंद्र मोदी इस मांग को, भाजपा की इस मांग को होने देते हैं, इसका समर्थन करते हैं, या अंततः फिर से वो हस्तक्षेप करके फिर से नीतीश और भाजपा को बराबर सीटों पर लड़वाएंगे। एक सवाल ये भी मेरे मन में आता है, हालांकि शुरू में आपने इसका जिक्र किया कि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन आखिर नीतीश कुमार की लोकप्रियता क्यों गिरी? आखिर ये हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से एक एंटी इनकम्बेंसी है, या सच में उनका स्वास्थ्य खराब होना, बार बार उनका अपना एक तरीके से दल बदल करना, गठबंधन बदल करना, ये कारण? बिहार की हालत जो है, शासन प्रशासन और बिहार की हालत काफी खस्ता है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि बिहार कोई जो देश के सबसे गरीब राज्य की स्थिति से बाहर निकल पाया है। जो सुशासन बाबू के रूप में उनको ख्याति प्राप्त हुई थी, वो ख्याति भी एक तरह से अतीत की चीज बन चुकी है। वो उस कमाई के दम पर अभी टिके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुशासन बाबू की चमक अभी भी उनके अंदर मौजूद है। भाई बिहार में क्या है, एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आया था कि सारे देश में जितनी फैक्ट्रियां हैं, बिहार में उसकी केवल 1.5% फैक्ट्रियां हैं। आप पटना हवाई अड्डे पर उतरिए तो आपको क्या लगता है, आपको बिहार, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र में है, बिहार में 40 सीटें हैं। तो क्या वास्तव में लगता है आपको कि आप इतने बड़े प्रांत के राजधानी के हवाई अड्डे पे उतर रहे हैं?
छोटे छोटे राज्यों की राजधानियों के सुंदर हवाई अड्डे हैं, लेकिन बिहार के हवाई अड्डा देखिए क्या स्थिति है। और नीतीश कुमार के पास कोई मौका नहीं था, 20 साल से वो है, हवाई अड्डा तो बनवा ही सकते थे अपना। तो बिहार की स्थिति न देखने में अच्छी है और न वास्तव में अच्छी है। बिहार की स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो हो नहीं सकता कि ऐसी स्थिति लगातार बनी रहे और नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रहे। तो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो जमा होनी ही होनी है। पिछले चुनाव में भी काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। चिराग पासवान वाला दांव जरूर भाजपा ने खेला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव में जब तेजस्वी यादव चुनाव जीतते जीतते बचे थे तो उस वक्त एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। उस वक्त भी काफी एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व के खिलाफ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बीच में ही मुख्यमंत्री बदलने के लिए दबाव डाले, या फिर वो चुनाव में उनको चेहरा नहीं बनाएंगे, इसकी संभावना ज्यादा है? भाई अब यहाँ पर यही देखने की बात है, इसमें बहुत खतरा है इस मामले में। क्योंकि अगर उन्होंने ये दबाव डाला, भाजपा ने दबाव डाला कि हम आपको, नीतीश को किसी तरह ये संदेश गया, इस बार आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तब तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे। फिर तो वो तुरंत समझौता वार्ता शुरू कर देंगे महागठबंधन के साथ में। और उनके बेटे ने ये कहकर स्पष्ट भी कर दिया है इस बात को। नरेंद्र मोदी उसे इसलिए पसंद है क्योंकि वो गठबंधन में है, और लालू इसलिए पसंद है क्योंकि वो उनके अंकल हैं। ये जो बात कही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि वो कभी भी उधर सौदेबाजी कर सकते हैं। और देखिए, हम लोगों को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार के पास 15-16% वोट है। ये 15-16% वोट आते कहां से हैं? आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से एक तो कुर्मियों के सारे वोट उन्हें मिलते होंगे क्योंकि वो उनकी बिरादरी है। दूसरे कुछ अति पिछड़ों के वोट इसमें शामिल होंगे, कुछ स्त्रियों के वोट शामिल होंगे इसके अंदर। और इन सबके साथ साथ में जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार लड़ते हैं, तो भाजपा का उम्मीदवार तो वहां होता नहीं है, क्योंकि भाजपा के साथ समझौते में लड़ते हैं। तो कुछ ऊंची जातियों के वोट भी उनके उम्मीदवारों को मिलते होंगे, जो भाजपा का वोटर है वहां पे। और कुछ मुस्लिमों के वोट भी है, कुछ मुस्लिमों के वोट बहुत कम, काफी कम। तो जो ऊंची जातियों के वोटर मिलते हैं नीतीश कुमार को, उनको आप उनके जनाधार से निकाल दीजिए। ये 15, आप मान के चलिए कि 3-4%, करीब 2 या 3% ऊंची जातियों के वोट होंगे, तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का सॉलिड वोट जो अपना बचता है वो 11-12% वोट बचता है। लेकिन अगर 11-12% वोट उनके पास है और वो अपने गठजोड़ पार्टनर के साथ मिलकर उस वोट को 15-16 तक बढ़ा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से महागठबंधन के लिए अभी भी वो एक फायदेमंद सौदा है, उनके साथ समझौता कर लिया जाए। लेकिन अब महागठबंधन उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, मुझे इस बात में संदेह है। क्योंकि जब वो महागठबंधन में थे तभी तेजस्वी यादव की तरफ से ही बेचैनियां दिख रही थी कि भाई जल्दी जल्दी चाचा सत्ता छोड़ें और हमें वो कुर्सी पे बैठाएं। और जब वो नीचे जा रहे थे, फिर वो क्यों मुख्यमंत्री बनाएंगे जब खुद ही नीतीश कुमार अलोकप्रिय हो रहे हैं? एक सवाल मैं तमिलनाडु की राजनीति के बारे में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि केंद्र के खिलाफ एक संघर्ष भी छेड़े हुए हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्तर पर एनईपी को स्वीकार नहीं करेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। फिर उन्होंने उसे फेडरलिज्म के खिलाफ बताया। दूसरा, उन्होंने अभी ये कहा कि डिलिमिटेशन से काफी खतरा पैदा होगा दक्षिण राज्यों पर। फिर उन्होंने भाषा पर कहा कि हिंदी ने बहुत सारी भाषाओं को एक तरीके से हड़प लिया है या उनके अस्तित्व को कमतर कर दिया है। क्या हम ये कहें कि स्टालिन की राजनीति अन्य बातों के अलावा इस बात पर केंद्रित है कि वो एक भय का माहौल भी बनाए तमिलनाडु के वोटरों के मन में कि उत्तर से कुछ खतरा आ रहा है, हिंदी की तरफ से कोई खतरा आ रहा है? उनकी राजनीति को हम कैसे समझें? मुझे क्या लगता है कि जो संघवाद का प्रश्न है, संघवाद के प्रश्न को अब ज्यादातर पार्टियां उठाती नहीं है। देखिए, ये जो नारा है डबल इंजन की सरकार, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, डबल इंजन की सरकार जो है वो संघवाद विरोधी नारा है। इस नारे में धमकी छिपी हुई है कि अगर आपने गैर भाजपा पार्टी के को वोट देकर उसकी सरकार बनाई तो केंद्र सरकार उसके साथ सहयोग नहीं करेगी। और बात सही भी है, जैसे ही गैर भाजपा
सरकार कोई बनती है, उस तुरंत जो राज्यपाल है वो एक समांतर मुख्यमंत्री की तरह आचरण करने लगता है। तो और बड़े गर्व से कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कायदे से तो इस देश में हर सरकार डबल इंजन की सरकार होना चाहिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक केंद्र सरकार का इंजन और एक राज्य सरकार का इंजन। ये अनिवार्यता कि केंद्र में जो पार्टी की सरकार हो वही राज्य में सरकार हो, ये अनिवार्यता ही अपने आप में एक अलोकतांत्रिक अनिवार्यता है और संघवाद विरोधी अनिवार्यता है। तो संघवाद का प्रश्न जो है भाजपा के प्रभुत्व के कारण काफी पिछले दिनों पृष्ठभूमि में गया है। संघवाद का सवाल अगर कोई राज्य उठाता है तो उसको हम लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। तमिलनाडु ने जो जितने भी प्रश्न उठाए हैं सारे प्रश्न संघवाद के प्रश्न हैं। भाजपा के अंदर ये प्रवृत्ति है हिंदी को थोपने की। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये एक सच्चाई है, ये एक संवैधानिक तथ्य है। हिंदी भारत की राजभाषा है, वो भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी, वो राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। इसलिए तमिलनाडु से हिंदी का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यों में हिंदी पढ़ाई जाए ना पढ़ाई जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? अगर तमिलनाडु नहीं चाहता है कि हमारे स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाए तो इसको क्यों उस पर जोर दिया जाना चाहिए? भाई मैं हिंदी का लेखक हूँ, हिंदी का पत्रकार हूँ, हिंदी का बुद्धिजीवी हूँ, जो कुछ भी हूँ हिंदी का हूँ, हिंदी में ही सारा काम मैंने अपने जीवन में किया है। और मैं पसंद करता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदी में वो तमाम क्षमताएं हैं जो इस देश की संपर्क भाषा हिंदी बन सकती है। लेकिन वो सभी दक्षिण भारतीय राज्यों की सहमति होगी तब बनेगी संपर्क भाषा। तो वो असल में है क्या कि जब भी दक्षिण भारत को, खासतौर से तमिलनाडु को लगता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी जो परीक्षाएं हैं जिससे ब्यूरोक्रेसी बनती है, उस ब्यूरोक्रेसी में उनके छात्र जो है वो सफल होना कम हो जाएंगे अगर हिंदी को प्रमुखता दी गई और अगर हिंदी ने अंग्रेजी की जगह लेनी शुरू कर दी। मतलब कई इसके अंदर पेचीदगियां हैं इस मसले को, तो इस तरह समझने की जरूरत है। साथ में जो स्टालिन ने एक और बात कही है उसको समझिए। उन्होंने कहा अगर आप हिंदी हम पे थोपेंगे नहीं तो हम हिंदी का विरोध नहीं करेंगे। स्टालिन की ये बात मुझे उन दोनों की बात याद दिला देती है कि जबकि तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा हिंदी थोपने के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई थी आजादी से पहले। हैं जी, आजादी से पहले ही 37 आजादी से पहले हुई थी और आजादी के बाद भी हुई थी। आजादी के बाद भी हुई थी। तब करुणानिधि ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। करुणानिधि तब युवा नेता थे और अन्नादुरई मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के। तब अन्नादुरई ने भी ये बात कही थी। स्टालिन ने जो बात कही है वही बात है जो अन्नादुरई ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर हिंदी नहीं थोपी जाएगी तो हम लोग हिंदी के विरोधी नहीं है। और वो हुआ भी था। जो दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी सभाएं हैं उनके पूरे तमिलनाडु में दफ्तर थे। इसमें से एक दफ्तर के ऊपर एक पत्थर नहीं फेंका गया। बड़ा हिंसक आंदोलन था, उसमें 60 लोग मारे गए थे उसके अंदर। एक पत्थर नहीं फेंका गया क्योंकि वो हिंदी के विरोध में नहीं है, वो हिंदी थोपने के विरोध में। अच्छा, ये बात सही है कि दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में हिंदी का इतना उग्र विरोध नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि वो राज्य हिंदी थोपने के समर्थक हों। और दूसरे हमें ये ध्यान करना चाहिए कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उसमें तमिलनाडु की स्थिति एक बड़े और सबसे महत्वपूर्ण राज्य की है। वो दरअसल जो भारतीय संस्कृति का जो दक्षिणी चेहरा है, उस दक्षिणी चेहरे की सबसे प्रमुखता से अगर कोई ऐतिहासिक रूप से नुमाइंदगी करता है तो वो तमिलनाडु है। वो आकार में भी सबसे बड़ा है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रधान रहा है मुद्दों तक। और तमिल भाषा अंग्रेजों ने जो प्रमुख भाषाएं बनाई थी, जिसमें उत्तर भारत में हिंदी और पश्चिम भारत में मराठी और दक्षिण भारत में तमिल और पूर्वी भारत में बांग्ला को जो एक डोमिनेंट, जिसको सुदीप कवराज सुपर ऑर्डिनेट लैंग्वेज कहते हैं, डोमिनेंट लैंग्वेज प्रमुख भाषा पर बनाई थी। तो उसमें तमिलनाडु की स्थिति काफी जबरदस्त थी वहां पर दक्षिण भारत में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस मसले को निपटना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदी को बहुत ज्यादा अतिरिक्त प्रधानता, अतिरिक्त महत्व देने का जो आग्रह है, ये आग्रह
पूरी जो संतुलन बना हुआ है अभी, राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा नहीं है, इस गड़बड़ा सकता है पूरी तरीके से। महाकुंभ समाप्त हो गया। आज प्रधानमंत्री ने अपने एक ब्लॉग में एक तरीके से क्षमा भी मांगी अगर कुछ कमी रह गई तो, ऐसा उन्होंने लिखा। साक्षी महाराज एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है 27 के चुनाव में और इसीलिए सपा घबराई हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ राजनीतिक लक्ष्य मिला, लक्ष्य पूरा हुआ उसका जो लक्ष्य उसने तय किया था अगर महाकुंभ से पहले? राजनीतिक रूप से भाजपा मुझे तो लगता है कि महाकुंभ सफल हुआ कि विफल हुआ, उसमें कमियां रही कि नहीं, ये एक अलग बहस का विषय है। अव्यवस्था तो बहुत थी और उस अव्यवस्थाओं के चलते ही वहां पे भगदड़ में लोग भी मारे गए, गंदगी भी बहुत थी, और जो जिस तरीके से महाकुंभ को एक वीआईपी और गैर वीआईपी दो खानों में बांट दिया गया, वो भी अपने आप में बहुत आपत्तिजनक बात थी। लेकिन अभी मैं इन बहसों पर नहीं जा रहा हूं। मैं इस बात पे जा रहा हूं कि महाकुंभ के आयोजन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लाभ हुआ है कि नहीं लाभ हुआ है, सवाल इस बात का। तो मुझे लगता है कि महाकुंभ के आयोजन से जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उस दायरे में उनको लाभ हुआ है। यानी उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सुदृढ़ हुई है और उनकी अगली बार अगर भाजपा जीतती है तो फिर से वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी सुदृढ़ हुई है स्थिति। वो मेरे ख्याल से चाहते थे कि उनको प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी भी उससे सुदृढ़ हो। वहां पर मुझे शक है कि वो सुदृढ़ हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई दावेदारी है तो वो भी हिंदुत्ववादी राजनीति के दायरे में ही है। इसके बाहर उन्हें क्या लाभ हुआ है, इस पर मुझे शक है। मैं नहीं मानता हूं कि महाकुंभ में इतने लोगों ने डुबकी लगाई और उन्होंने इतना बड़ा महाकुंभ आयोजित किया इसलिए इनके वोट बढ़ गए होंगे। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जिन्हें भाजपा के खिलाफ वोट देना होगा वो महाकुंभ के पहले भी जो भाजपा के खिलाफ वोट देना चाहते होंगे, महाकुंभ के बाद भी भाजपा के खिलाफ वोट देंगे। और ये बात मेरे दिमाग में तब से आई है जब से मैंने देखा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ। एक तरह से नतीजा तो बताते हैं नुकसान हुआ हो जैसे, लेकिन आप नुकसान नहीं भी माने तो वोटर के लिए वो महत्वपूर्ण बात थी नहीं। वोटर उस आधार पर नहीं वोट देना चाहता था। इसी तरह महाकुंभ के आधार पर वोटर नहीं तय करेगा कि भाजपा को वोट देना है या नहीं देना है। जिनको वोट देना है वो महाकुंभ के बावजूद भी भाजपा को वोट देते, ना होता तब भी वोट देते। और जिन्हें नहीं देना है वो महाकुंभ अगर बहुत कामयाब भगदड़ नहीं भी मचती और बहुत सफल होता, व्यवस्था की दृष्टि सफल होता, तब भी वो भाजपा को वोट नहीं देते। मुझे नहीं लगता कि वोटर इस आधार पर वोट देगा या नहीं देगा। हम अपनी बातचीत को यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और अभय जी से देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से कहूंगा कि वे नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।